बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 283 एक साथ सुन चुके हैं और अब 284 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वो एक बार मेरी तरफ से मशकूक हो गया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और हम एक नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मिस्टर अली, डेविड ने उठते हुए कहा, बेफिक्र रहिए, हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। डेविड के जाने के बाद मैं नकीता की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्या ख्याल है टेरेस महल, तुम फोन करोगी या मैं करूं? मैं किए देती हूँ, नकीता ने बड़े एतमाद से कहा और उठकर फोन के करीब आ गई। उसने रिसीवर उठाया और ऑपरेटर को फोन नंबर मिलाने की हदायत की। ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? मैंने हैरान होकर कहा, यह जनरल टेरेस की ख्वाबगाह का नंबर है। तुम अब भी ये सवाल कर रहे हो? नकीता ने हंस कर कहा, अब तो तुम्हें हमारी वसी मालूमात का आदी हो जाना चाहिए। मैं जवाब में सिर्फ सारी लाकर रह गया। वो ठीक कह रही थी, इन लोगों की मालूमात नहायत वसी और हैरान कुन थी। जजीरे पर मैं इसके कई नमूने देख चुका था। तहजीब का रूल करने के लिए नकीता को 6 माह तरबियत दी गई थी। 6 माह बहुत होते हैं। मालूम नहीं नकीता को किस किस तरह तरबियत दी गई होगी और क्या क्या मालूमात अजबर करा दी गई होंगी। चंद सेकंड के अंदर अंदर ऑपरेटर ने फोन नंबर मिला दिया। नकीता ने बड़े एतमाद से रिसीवर थाम कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर वो हंसी। अरे नहीं कहती, तुम्हें तो मालूम है हम लोग बाज़ औक़ात हंगामी हालात से दो चार हो जाते हैं। नकीता तहजीब के लब्बो लहजे की बड़ी कामयाबी से नकल उतार रही थी। तफसीलात तो तुम्हें अली बताएंगे। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर लेकर हेलो कहा और मेरी आवाज सुनकर कैथी ब्राउन ने शिकायत के दफ्तर खोल दिए। तुम लोगों का कहीं कोई पता भी नहीं। तुम्हें मालूम है मैं और जनरल तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। गालिबन यही बातें उसने नकीता से भी कही थी, जिनके जवाब में नकीता ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मुझे अंदाजा है ढेर क्या थी, लेकिन फोन पर ज्यादा तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। ये बातें तो मुलाकात होने पर ही हो सकेंगी। मुलाकात कब होगी? कैथी ब्राउन ने बेताबी से कहा। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? हम गोटेल पहुंच चुके हैं और बस तुम्हारे पास आने के लिए रवाना होने ही वाले हैं। क्या तुम यहीं गोटेल से बात कर रहे हो? कैथी ब्राउन ने हैरान होकर कहा। क्या तुम एयरपोर्ट से बात कर रहे हो? नहीं, हम लोग एक होटल में मुकीम हैं। मैंने कहा, मुझे मालूम था कि होटल में क़याम की खबर सुनकर कैथी ब्राउन बरहम हो जाएगी और वही हुआ जिसका खतरा था। तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर होटल में क़याम करने की जरूरत ही क्या थी? कैथी ब्राउन के लहजे से शदीद नाराजगी झलक रही थी। मुझे होटल का नाम और कमरे का नंबर बताओ, मैं खुद तुम्हें लेने आ रही हूँ। नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं कहती। हम आध घंटे के अंदर तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। अगर इससे मुझे तकलीफ होती है तो तुम्हारे यहाँ आने से इस तकलीफ में और इजाफा हो जाएगा और बेहतर ये है कि तुम यहाँ ना हो, वहीं होटल में ही रहते रहो। ओहो, मैंने हंस कर कहा, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। खैर, होटल का नाम और कमरे का नंबर नोट करो। मैंने उसे दोनों चीजों से आगाह करके फोन बंद कर दिया। तुम खुशकिस्मत हो अली कि तुम्हें ऐसे जानिसार दोस्त मयसर हैं, नकीता ने कहा। मेरी इससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मैंने अपनी मंजिल का सुराग पा लिया है, वरना मैं एक गुमराहकुन नजरिए के पीछे ही दौड़ा रह जाता और मुझे कभी मंजिल ना मिलती। कैथी ब्राउन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे कमरे तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक देने तक की जहमत गवारा नहीं की और अंदर घुसती चली आई थी। उसके इस कदर जल्द यहाँ पहुंचने का मतलब ये था कि वो फोन बंद करते ही टेरेस महल से निकल खड़ी हुई थी। वैसे भी होटल से टेरेस महल ज्यादा फासले पर नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही कैथी और नकीता बगल गिर हो गई। नकीता ने उसी अंदाज में गर्मजोशी का इजहार किया था जिस तरह तहजीब गर्मजोशी जाहिर किया करती थी। तुमने तो कमाल ही कर दिया, नकीता ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? क्योंकि अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी, कैथी ने हंसते हुए कहा। सिक्योरिटी वाले मुझे गोटेल की सड़कों पर तलाश करते फिर रहे होंगे। तुम पहले के मुकाबले में कुछ मोटी हो गई हो। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, सुना है मोटे लोगों में कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है। तुमसे तो मैं बहुत अच्छी तरह निपटूंगी अली। परसों बाद तुम्हारी सूरत देखने को मिली है। अल्लाह खैर करे, मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा। मालूम नहीं अब मेरे साथ किस किस्म का सलूक हो। जनरल भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे। अब हम सारी कसर निकाल लेंगे। 6 माह तक तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अरे नहीं, मैं वाकई घबरा गया। ऐसा गजब मत करना, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। ये तो वाकई बहुत लंबी सजा हो जाएगी कैथी, नकीता ने कहा। मैं तुमसे सजा में तखफीफ की दरख्वास्त करूंगी। मुकदमा तो बाद में निपटाया जाएगा, फिलहाल तो सामान समेटो और मेरे साथ चलो।
कैथी बरोन बगैर किसी हिफाजती दस्ते के चली आई थी। जिस कार में वो आई थी उसका ताल्लुक टेरेस महल से तो था, मगर उस पर नंबर प्लेट प्राइवेट थी। लेकिन उससे क्या होता, वो होटल की खातून अव्वल थी और लोग उसे पहचानते थे। अगरचे ये एक बड़ा होटल था लेकिन उसके बावजूद लोग जमा हो गए थे। होटल की इंतजामिया को मेरे और जनरल टेरेस के ताल्लुकात का इल्म था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ये सूरत-ए-हाल भी पैदा हो सकती है। कमरे से बाहर निकलते ही हम लोगों के हुजूम में गिर गए थे। होटल की मुख्तलिफ मंजिलों से लोग अपने मुल्क की खातून अव्वल की आमद की इतला सुनकर हमारे कमरे के सामने रायदारी में जमा हो गए थे। इतनी जगह भी नहीं बची थी कि हम लिफ्ट तक ही पहुंच सकते। तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने झुंझला कर कहा। इस वक्त कैथी के पास जवाब देने का मौका नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गई थी। होटल की इंतजामिया इस सूरत-ए-हाल पर बुखला गई थी। बहरहाल उन्हें जल्दी होश आ गया और उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई। ये वही सिक्योरिटी फोर्स थी जिसका चीफ डेविड रियान था और सब के सब यहूदी थे। जनरल टेरेस और कैथी बरोन के जानी दुश्मन थे, मगर इस वक्त कैथी बरोन की हिफाजत करने के लिए मजबूर थे। जनरल मैनेजर खुद दौड़ता चला आया था और कैथी बरोन को रुखसत करने के लिए कार तक आया था। ब्रीफकेस मेरे हाथ में ही था, जबकि मेरे और नकीता को सूटकेस पोर्टर ने पहुंचाए थे। ओह, इस सफरा तफरी में हिसाब होने से रह गया। कार में बैठने से कबल ही मैंने परेशानी जाहिर करते हुए जनरल मैनेजर से कहा, तुम हमारे मेहमान हो अली, होटल का बिल हम अदा करेंगे। कैथी बरोन ने कहा, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं योर हाइनेस। जनरल मैनेजर ने कहा, ये हमारे होटल की खुशकिस्मती है कि मिस्टर अली और मैडम तहदीब ने क़याम हमारे होटल में किया। कैथी बरोन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तुम कह रहे थे कि मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने मुझसे कहा, अगर मैं इस तरह ना आती तो फिर और किस तरह आती? तुम तो छल्लावा बने हुए हो। अगर मैं जरा सा भी वक्त जाया करती तो मालूम नहीं फिर कब तुम्हारी आवाज सुनने को मिलती। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कैथी। मैंने जब भी वादा किया तुम लोगों से बिला जरूर। मसलन तुमने इराक से हमें फोन किया कि गोटे लाने वाले हो, फिर तुमने एयरपोर्ट से फोन पर मुझसे बात की, मगर ये नहीं बताया कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो। मैं यही समझती रही कि तुम अभी तक इराक में ही हो। तुमने तासर ही ऐसा दिया था और उसके बाद इस तरह गायब हुए कि 1000 कोशिशों के बावजूद तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिल सका था। मैं हंसने लगा। हाँ, ये एक वादा खिलाफी तो मुझसे हुई थी और जो कुछ भी हुआ वो किसी मजबूरी की वजह से हुआ था। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। कैथी हमसे बहुत ज्यादा नाराज मालूम होती हैं। नकीता ने हंसते हुए कहा, जनरल टेरेस तुम लोगों से बहुत खुश है। उनसे मुलाकात होने पर तुम्हें इसका अंदाजा होगा। अरे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि जनरल कहाँ है। मैंने चौंक कर पूछा। तुमने पूछा ही कब था? जब तुम्हारा फोन आया उस वक्त वो महल में मौजूद नहीं थे। मुमकिन है अब वापस पहुंच चुके हो। कैथी का अंदाजा दुरुस्त था। कार से उतरते ही जनरल ने हमें आ लिया। शायद वो कैथी बरोन का इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ गायब हो गए थे मेरे अजीज दोस्त? जनरल ने मुझसे लिपट कर कहा, कम अज कम फोन पर ही इतला कर दिया करो कि तुम कहाँ और क्या कर रहे हो। ये दोनों ही बेमुरव्वत हो गए हैं। कैथी ने शिकायती लहजे में कहा, ना अली ने फोन किया और ना ही तहदीब ने ऐसी कोई जहमत की। तुम भी शिकायत के दफ्तर ही खोल कर बैठ गई। जनरल टेरेस बोला, अरे भाई ये दोनों थके हुए हैं, पहले इनकी कुछ खातर तबादे तो कर लो, बाद में शिकवे शिकायतें भी होती रहेंगी। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं इन लोगों को कहाँ से लेकर आ रही हूँ, कैथी ने कहा और जनरल चौंक पड़ा। एयरपोर्ट के अलावा और कहाँ से लेकर आ रही होंगी? जनरल ने हैरत से कहा, यही तो बात है, ये लोग कल से यहाँ आए हुए हैं और होटल में ठहरे हुए थे। क्या कैथी का बयान दुरुस्त है? जनरल ने मुझसे कहा। अंदाजा था जैसे वो मुझसे कैथी बरोन के बयान की तरदीद सुनना चाहता हो। हाँ, कैथी बरोन दुरुस्त कह रही है जनरल, मैंने धीमी आवाज में कहा। मुझे इसका अफसोस है लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं अली। जनरल ने हाथ उठाकर कहा, मुझे यकीन है कि किसी बहुत बड़ी मजबूरी के बायस तुम होटल में ठहरे होगे। मैं तुम्हारी तरफ से बदन नहीं हो सकता। आओ पहले नाश्ता कर लें। देखा, मैंने फातिहाना अंदाज में कैथी की तरफ देखा। दोस्त ऐसे होते हैं। हाँ, तुम्हारी दोस्ती तो सिर्फ जनरल ही से है, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना। नहीं, ये बात नहीं, मैंने हंस कर कहा, लेकिन तुम यकीन की उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकी जहां तक जनरल की रसाई हो चुकी है। हम ड्राइंग रूम तक पहुंचे जहां खाने की मेज पर खाने पीने की बहुत सी पुरतकल्लुफ अशिया चुनी हुई थी। हम तो नाश्ता कर चुके हैं जनरल, नकीता ने कहा। अब ये इतनी बहुत सी चीजें कौन खाएगा? क्या तुम भूल गई कि जनरल कितने खुश खुराक हैं? मैंने कहा, ये तो सिर्फ उनके लिए है। उन्हें अगर मालूम होता कि हम लोग भी आ रहे हैं तो मजीद इंतजामात करते। मैं यहाँ से चलते वक्त कह गई थी कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, नाश्ता साथ ही करेंगे। कैथी ने जल्दी से कहा। देखा, मैंने क्या लगाया। शोर को बचाने की खातिर इल्जाम फौरन अपने सर ले लिया।
बीवी हो तो ऐसी। कैथी झीप गई। इस बार कोई ज्यादा ही जबान तरारी का मुजाहरा कर रहे हो। कई बरसों बाद मुलाकात हुई है भाई, जनरल ने कहा। अब तो अली सारे गर्दे मासूद चुकाएंगे और 1 साल तक हमारे मेहमान रहेंगे। मेरी बदला सीखी काफूर हो गई थी। ये तुमने क्या शुरू कर दिया? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। जो कुछ तुम कर रहे थे ये उसका जवाब है, जनरल ने कहा। चलो अब खाना शुरू करो। मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने बदसूर बुखलाए हुए अंदाज में कहा। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और मजाक का संजीदगी से। तुम मजाक कर रहे थे, लिहाजा इसका जवाब संजीदगी से देना जरूरी था। मैंने बेबसी से कैथी की तरफ देखा और वो हंस पड़ी। मैंने तो 6 महीने का कहा था, अगर उस पर रजामंद हो जाते तो कितना अच्छा होता। इन बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है, जनरल टेरेस ने कहा। ये बताओ, तुम गोटेल एयरपोर्ट तक आने के बाद पुरस्रार तरीके से गायब कहाँ हो गए थे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम गोटेल एयरपोर्ट तक आए थे? मैंने पूछा। तुमने कैथी को गोटेल एयरपोर्ट से फोन किया था, मगर ये नहीं बताया था कि तुम कहां से बात कर रहे हो। हम यही समझते रहे कि तुमने इराक से कॉल की है और अभी तक इराक में ही हो, लेकिन इत्तफाक से नेग्रोमा की कॉल आ गई। उससे मालूम हुआ कि जिस वक्त तुमने फोन किया उस वक्त तो तुम्हें गोटेल में होना चाहिए था। मैंने नेग्रोमा से इतला ना देने पर बाज़पुरस की तो उसने बताया कि वो तो कई घंटे कबल मेरे सेक्रेटरी को इतला दे चुका था। बस वहीं से मुझे किसी साजिश की बू महसूस हुई और मैंने तफ्तीश करना शुरू कर दी तो बड़ी हैरत अंगेज बातें सामने आई। मेरा सेक्रेटरी लापता था। वो तुम्हारी आमद की इतला पाने के फौरन बाद टेरेस महल से निकल गया था। उसके बाद से आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। सेक्रेटरी का गायब होना तो पहले ही मेरे लिए बायस तशवीश बना हुआ था, फिर ये इतला और भी तशवीशनाक साबित हुई कि तुम अपने साथियों समेत लापता थे। तुम्हारा फोन हालात को और ज्यादा पुरस्रार बना रहा था। इस जिम्न में मैंने जो तहकीकात कराई उसका लब्बे लुबाब ये है कि तुम अपने साथियों समेत गोटेल एयरपोर्ट पर उतरे थे और वहां तुम्हें रिसीव करने के लिए सदारती महल की खुसूसी कार भी और मेरा हिफाजती दस्ता भी मौजूद था। तुम्हारी शख्सियत यहाँ ऐसी ज्यादा अजनबी भी नहीं है और फिर कर्नल शवालू से तो एयरपोर्ट के हुकाम जाती तौर पर वाकिफ है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सदारती मेहमान की आमद के मौके पर वीआईपी लाउंज की तरफ फटकने की भी कोशिश करता। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आते तो देखा मगर ये नहीं बता सके कि तुम वहां से रुखसत कब हुए। मैंने कर्नल शवालू की खबर ली तो मालूम हुआ कि वो तो महल में ही मौजूद था, महल से हिला तक नहीं था। यही हाल मुहाफिज दस्ते का भी था और उस रोज सदारती महल की कोई गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ गई भी नहीं थी। ये सब मालूमात ऐसी थी जिन्होंने मुझे चकरा कर रख दिया। साफ नजर आ रहा था कि तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत अगवा कर लिया गया है, लेकिन मैं किसी तरह भी ये मालूम नहीं कर सका कि तुम कहाँ चले गए। मैंने मुल्क से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करा दी, मगर कई रोज गुजर जाने के बावजूद तुम्हारा सुराग न मिला और ना तुम्हारे किसी साथी का, और ना ही आज तक ये मालूम हो सका कि मेरा सेक्रेटरी कहाँ चला गया। अब तुम आए हो तो ये मुअम्मा तो हल हो जाएगा कि तुम पर क्या बीती थी। मैंने एक तवील सांस लेकर नकीता की तरफ देखा जो सर झुकाए नाश्ता करने में मगन थी। मेरा ज़हन बहुत तेजी से कोई झूठ गढ़ने में मसरूफ था। जनरल टेरेस ने जो कुछ बयान किया था उसके बाद कोई झूठ गढ़ना आसान नहीं था, खास तौर पर इस सूरत में कि मेरे और नकीता यानी तहदीब के पासपोर्टों पर उस तारीख में गोटेल एयरपोर्ट की एमिग्रेशन की मोहरें मौजूद थी, जिनके मुताबिक हम उसी रोज यहाँ से वापस चले गए थे जिस रोज यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद अब यहाँ वापस पहुंचे थे। मेरे पास इसके सिवा कोई और सूरत नहीं बची थी कि फिलहाल जनरल टेरेस को टाल दूं। वो वैसे भी मुझ पर अंधा एतमाद करता था, जो कुछ मैं कह देता वो उस पर यकीन कर लेता। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैंने कैथी को एयरपोर्ट से फोन किया था? अचानक मैंने सवाल किया। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए, जनरल टेरेस ने सादगी से कहा, और मुझे इस बात पर हैरत है कि किसी साजिश का शिकार होने के बावजूद तुमने फोन कैसे कर लिया और उस फोन से तुम्हारा मकसद क्या था? वो एक खतरनाक मुजरिम है जनरल, उसकी खतरनाकी का अंदाजा इस बात से कर लो कि टेरेस महल भी उसकी जद से नहीं बच सका। जहाँ तक मेरा अंदाजा, तुम्हारे सेक्रेटरी को पहले ही अगवा कर लिया गया था और उसकी जगह उसने अपना कोई आदमी यहाँ तक पहुँचा दिया था। इस इकदाम से उसका वाहिद मकसद मुझे शिकार करना था। जब उसे मेरी आमद की इतला मिल गई तो उसके बाद यहाँ उसका काम खत्म हो गया और उसने रखते सफर बांध लिया। वो जानते थे कि कभी ना कभी मैं गोटेल जरूर आऊंगा और इस मकसद के लिए उन्होंने पहले से इंतजामात कर रखे थे। अगर ना कर रखे होते तो वक्त के वक्त इतने मुनज़्ज़म तरीके से मुझ पर हाथ डालने में कामयाब ना हो पाते। सवाल ये है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तुम पर क्या गुजरी? जनरल टेरेस ने बेचैनी से पूछा। कर्नल शवालू हमें रिसीव करने के लिए मौजूद था। हम सबको इस बात पर हैरत थी कि तुम हमें रिसीव करने क्यों नहीं आए।
कर्नल शिवालू ने ये कहकर हमें मुतमईन करने की कोशिश की कि तुम किसी अहम काम में मसरूफ हो और कैथी की तबीयत खराब है। जाहिर है मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने उससे बाद ऐसी बातें की जिनके जवाबात उसने गलत दिए। मुझे ये यकीन तो हो गया कि वो कोई गलत आदमी है, मगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल ये इत्मीनान करना जरूरी था कि कहीं उसने तुम दोनों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। चुनांचे मैं एक बहाने से VIP लाउंज से खिसक गया और मैंने पब्लिक फोन बूथ से यहाँ फोन किया और कैथी से गुफ्तगू करके मुझे ये इत्मीनान हो गया कि कम अज कम तुम लोग तो महफूज हो। लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम किस सूरत-ए-हाल से दो चार हो? जनरल ने मेरी बात काट कर कहा, अगर तुम इशारा भी कर देते तो हम उन लोगों को हरगिज ना बख्शते। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। मेरा ख्याल था कि मैं उन लोगों पर काबू पा लूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें ज़हमत दूंगा। चुनांचे फोन करने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो मैंने कर्नल शिवालू को काबू में कर लिया और उसे लेकर तुम्हारी तरफ रवाना हुआ। लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं रहा था कि उसके और भी साथी हमारी ताक में होंगे। आखिर उन्होंने इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से काम किया था। रास्ते में एक जगह उन्होंने हम पर हमला कर दिया। अगर वो चाहते तो एयरपोर्ट पर भी एक्शन ले सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह यही हो सकती थी कि एयरपोर्ट पुरहुजूम जगह होती है जहाँ कोई भी हरकत दूसरों की नजर में आए बगैर नहीं रह सकती। किस्सा मुख्तसर ये कि हमें अपनी जान बचाने के लिए फरार होना पड़ा। उस वक्त जो जगह महफूज तरीन महसूस हुई वो एयरपोर्ट थी और एयरपोर्ट के सिवा वो लोग हर जगह हमारी तलाश करते। चुनांचे हम उन्हें जुल्म देकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए और मैंने बेहतर यही समझा कि इराक वापस चला जाऊं, क्योंकि उस शख्स की जड़ें इराक में ही थी और उसकी उस दीदा दलेरी के बाद उसकी बेखुनी करना जरूरी हो गया था। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि तुम फोन पर हमें मुतल्ला कर देते? जनरल टेरेस ने फिर मेरी बात काटी। वक्त तो था मगर मौका नहीं था। एयरपोर्ट पर उसके गिरोह के बाद अफराद मौजूद थे। मैं उनकी नजरों से बचकर निकल जाना चाहता था ताकि उसे इराक में उसकी बेखबरी में छाप सकूं और अपनी दानिश में मैं उन लोगों की नजरों में आए बगैर निकल भी गया। यानी एक फ्लाइट से यहाँ पहुंचे और अगली फ्लाइट से वापस भी निकल गए। जनरल टेरेस ने हैरान होकर कहा, हाँ। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कमाल है, टेरेस बुड़बुड़ाया। अपनी दानिश में तो मैं यही समझ रहा था कि मैंने भरपूर नाकाबंदी करा दी है और अब तुम मेरे आदमियों की नजरों में आए बगैर मुल्क से बाहर नहीं निकल सकोगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम उससे कबल ही होटल से वापस जा चुके होगे। मैंने जेब से सिगरेट केस निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर होंठों में दबा ली। जनरल टेरेस और कैथी बरौन मुझे हैरत से देख रहे थे। फिर जब मैंने लाइटर से सिगरेट जलाई तो कैथी बरौन खामोश ना रह सकी। ये तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दी? कैथी बरौन ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। क्यों? मैंने तेवरियों पर बल डाले। क्या मैं सिगरेट नहीं पी सकता? नहीं, ये बात नहीं। कैथी गड़बड़ा गई। दरअसल तुम सिगरेट को बहुत बुरा समझते थे ना, इसलिए मुझे हैरत हो रही है। आदमी के ख्यालात तब्दील भी तो हो सकते हैं, मैंने बेपरवाही से कहा। जनरल टेरेस भी इस तब्दीली पर हैरान था, मगर उसने कुछ कहा नहीं। हाँ तो जनरल, तुम इस बात पर हैरान हो रहे थे कि मैं तुम्हारे तमाम इकदामात से कबल गोटेल से निकल चुका था और मुझे उस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा जब बगदाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुझे दोबारा घेर लिया गया। अपनी दानिश में तो मैं उन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया था, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मैं या मेरा कोई साथी उन लोगों की नजरों में आ गया था, वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि उसके गिरोह के आदमी एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद होते। बहरहाल मैं उसे वहां भी जुल्म देने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद आंख मचोली का तवील सिलसिला शुरू हो गया। उसका गिरोह बहुत मुनज़्ज़म और साइंटिफिक था, जिसका सफाया करने में मुझे दांतों पसीने आ गए, मगर किसी न किसी तरह मैं उसका कला कमा करने में कामयाब हो ही गया और उस तरफ से फरागत पाने के बाद मैंने सीधा यहाँ का रुख किया। मैं ये बात हरगिज़ नहीं मान सकती कि कई महीनों के बाद भी तुम्हें फोन करने का एक भी मौका नहीं मिला। कैथी बरौन बुरा मानकर बोली, ये फोन करने में देरी कितनी लगती है? मौका मिला था कैथी, मैंने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं चूंकि एक फोन कॉल का हशर देख चुका था इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। कैथी बरौन जीप गई और जनरल टेरेस ने कहा, तुमने ठीक किया अली। उस गिरोह का कला कमा करने से कबल तुम्हारा मोहतात रहना फितरी बात थी, उसके लिए तुम्हें इल्जाम नहीं दिया जा सकता। मैं और अली पहले भी कई बार मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस बार तो इंतहा ही होगी, नकीता ने कहा। हमें यकीन नहीं होता कि अगले रोज का सूरज देखने को मिलेगा भी कि नहीं। तुम दोनों ही बासलाहियत हो, जनरल ने कहा। मुझे फख्र है कि इतने बासलाहियत लोग मुझे अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन आदमी को अपने लिए फुर्सत के कुछ न कुछ लम्हात तो निकालने चाहिए। अब फुर्सत ही तो है जनरल, मैंने मुस्कुरा कर कहा,
और फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए टेरेस महल से ज्यादा बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है। कोई फुर्सत नहीं, कैथी ब्राउन ने मुंह बनाकर कहा। चंद रोज बाद फिर तुम्हें कोई काम याद आ ही जाएगा। हम जैसे लोगों को आराम के चंद रोज मिल जाएं, तो हम उन्हें भी गनीमत समझते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी खातिर मैं इतना कर सकती हूँ, अली को एक हफ्ते यहाँ क्याम करने के लिए रजामंद कर लूँ। नकीता बोली, एक हफ्ता तो यूं ही गुजर जाएगा। जनरल टेरेस ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गोटेल में अरब मुस्लिम ममालिक की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है? नहीं, मैंने चौंक कर कहा, मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि अखबार पढ़ सकूं। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे मिशन की तरफ से गाफिल नहीं हूँ और मुझसे जिस हद तक भी हो सकेगा तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा। मुझे बेहद खुशी हुई है जनरल, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये है कि इसराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका लाए-अमल इख्तियार किया जाए जिस पर तमाम ममालिक सख्ती से अमल करें। इससे कबल भी ऐसी कई कोशिशें हुई हैं जो सब की सब नाकाम हो गईं। एक बार अरब ममालिक ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था, मगर बाद ममालिक के अदम ताउन की वजह से वो इकदाम भी गैर मुअस्सर हो गया था। अब शहजादा साइम ने इत्तेहाद की जरूरत को महसूस करते हुए इस सिलसिले में कोशिशें की हैं जिनके मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। तब तो तुम्हारी मसरूफियात बहुत बड़ी हुई होंगी। मैंने कहा, हाँ जनरल टेरेस बोला, और इसी दौरान गोटेल समुद्री तूफान की जद में भी आ गया, जिसके नतीजे में साहिली इलाकों में खासा जानी व माली नुकसान हुआ है। मेरी तवज्जो दो इतराफ में बट गई थी। इमदादी कामों की निगरानी खुद करना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मुझे ढारस हुई है। तुम मेरे साथ होगे तो मुझे मुफीद मशवरे भी दे सकोगे। बिलाशुबह ऐसे मौकों पर मेजबान मुल्क की पोजीशन बड़ी नाजुक होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी एक भी मेहमान को कोई गजिन पहुंच जाए तो मेजबान मुल्क की बहुत बदनामी होती है। जनरल की मदद करके हमें बहुत खुशी होगी, नकीता ने कहा। इस काम में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अली, ताकि हम बेहतर से बेहतर हिफाजती इंतजामात कर सकें। मुझे यकीन है कि हमें जनरल को कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जनरल ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ताम हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। जाहिर है अली, इस वक्त मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि हिफाजती इंतजामात में कोई कसर न रहने पाए। मैंने यहाँ तक एहतमाम किया है कि हिफाजती इंतजामात की नोयत के बारे में भी चंद अफराद को ही इल्म है। ओहो, नकीता के चेहरे पर दिलचस्पी के तासरात उभर आए। ये तुमने बहुत अच्छा किया जनरल। दुश्मन हिफाजती इंतजामात की नोयत से वाकिफ हुए बगैर उनका तोड़ नहीं कर सकता। ये बात तो यकीनी है कि हमारे हिफाजती इंतजामात जाहिर नहीं हो सकते, इसलिए कि उनकी नोयत के बारे में गिनती के चंद ही अफराद जानते हैं, और वो सब के सब इंतहाई खास अफराद हैं। क्या तुम हमें भी इंतजामात से आगाह नहीं करोगे? नकीता ने कहा। उसके लहजे में बेसब्री थी जो बंदे मुकाबिल को मशकूक भी कर सकती थी। अगर जनरल टेरेस की जगह कोई और होता तो यकीनन नकीता के इस अंदाज पर चौंक पड़ता, मगर जनरल टेरेस खुश हुआ। खुशी की वजह यह थी कि उसके ख्याल में हम उसमें दिलचस्पी लेकर उसकी मदद पर आमादा थे। तमाम वज़राए खारजा और उसके साथ आने वाले वफूद के इराकीन की आमदोरफ्त के लिए फौजी एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा, उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नेशनल असेंबली हॉल में होगा। हिफाजती इंतजामात के लिए पुलिस पर इन्हिसार नहीं किया गया और असल काम फौज के सपुर्द है। आम हालात में फौज को ज़हमत देने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन चूंकि ये कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर इसराइल के खिलाफ है, इसलिए हमें खतरा है कि वो सबूताज करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। यही सोचकर मैंने फौज की मदद ली। फर्ज करो कॉन्फ्रेंस के एक भी मंदूब को कोई नुकसान पहुंच गया तो मुमकिन है कॉन्फ्रेंस का इनकाद ही खतरे में पड़ जाए, और यह अमर तो यकीनी है कि आइंदा इस किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो ही नहीं सकेगी। मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ जनरल, लेकिन जहाँ तक कॉन्फ्रेंस के किसी मंदूब को नुकसान पहुँचने का ताल्लुक है तो सियोनी एजेंट किसी मंदूब को उसके अपने मुल्क में नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बिल्कुल पहुँचा सकते हैं, लेकिन इससे उनका मकसद तो हल नहीं हो सकेगा। एक वजीर खारजा की जगह दूसरा वजीर खारजा ले लेगा, जबकि यहाँ अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका वादे मतलब ये होगा कि उसे ये नुकसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की वजह से पहुंचा है। इस तासर के नतीजे में ही आइंदा के लिए खौफ व हिरास पैदा होगा। क्या ख्याल है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हारा तजिया बिल्कुल दुरुस्त है जनरल, मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तो तुम हिफाजती इंतजामात के बारे में बता रहे थे। हमने हिफाजती इंतजामात की बुनियाद ये बनाई है कि बाहर का कोई आदमी हमारे दरमियान नहीं आ सकता, जनरल टेरेस ने कहा। उसे नहीं मालूम था कि तहजीब के मेकअप में नकीता दरअसल रैंडल की एजेंट है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि वो हमारे किसी आदमी को तोड़ लें या खरीद लें। चुनांचे अगर तकरीब कारी का कोई इम्कान है तो उस तरफ से है और हमें इसका तदराक करना है।
जनरल टेरेस बड़ा हकीकत पसंदाना तजिया कर रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि दोनों खतरनाक इम्कानात हकीकत का रूप धार चुके हैं। क्योंकि अगर कोई काबिल एतमाद शख्स तकरीबकारी पर आमादा हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल साबित होता है। और ये बात तय है कि तकरीबकारी के लिए आतिशी हथियार लाजमी है। हमने तय किया है कि असम्बली की इमारत के अंदर मुसल्ला मुहाफिज भी दाखिल नहीं होंगे और इमारत के अंदर दाखिल होने वाले हर शख्स की तलाशी ली जाएगी। चूंकि बाद हथियार ऐसे खुफिया होते हैं जिन्हें शिनाख्त भी नहीं किया जा सकता, इसलिए आतिशी असले का सुराग लगाने वाले आलात से भी काम लिया जाएगा। मैंने सुना है अब ऐसी इजादात भी हो गई हैं जो असले का सुराग लगाने वाले आलात की कारकर्दगी में खलल डाल देती हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है। जनरल मुस्कुराया, और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि असेंबली हाल में जगह जगह हमने वो जदीद तरीन आला नस्ब करा दिया है जो डिवाइस की निशानदेही करने के लिए गोटेल के साइंसदानों की काविश का नतीजा है। मैंने और नकीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। साफ जाहिर था कि ऐसे किसी आले की मौजूदगी में हमारी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। तुमने इस कदर मुकम्मल इंतजामात किए हैं जनरल टेरेस कि उसके बाद किसी मशवरे की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मेरा भी यही ख्याल है। नकीता को कहना पड़ा, अगर ना कहती तब भी कुछ ना होता, लेकिन जब आदमी के दिल में चोर हो तो वह ख्वाह मुखा खौफजदा हो जाता है। अब तुम इस वक्त दोनों मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें तमाम इंतजामात दिखा भी दूं। तुम अजीब आदमी हो, कैथी बरोन ने कहा। इतने अरसे बाद तो इन दोनों से मुलाकात हुई है और तुम इन्हें फौरन ही काम में उलझा देना चाहते हो। हम जनरल के काम नहीं आएंगे तो और किसके काम आएंगे कैथी? मैंने कहा, ये कोई ऐसा काम नहीं जिसका अभी होना जरूरी हो। कैथी बरोन ने कहा, कॉन्फ्रेंस में अभी कई रोज बाकी हैं। चलो ठीक है, इन लोगों को फिर किसी वक्त ले जाऊंगा। मेरा जाना बहरहाल जरूरी है, कई काम देखने हैं। जनरल टेरेस चला गया और कैथी बरोन हमें लेकर टेरेस महल के अजीमुशान ड्राइंग रूम में आ गई। अरे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि बूढ़ कहाँ है? कैथी ने अचानक पूछा। वो अभी इराक ही में है, मैंने कहा, और अभी मजीद कुछ अरसा वहीं रहेगा। कैथी बरोन बातें करने के मूड में थी जबकि नकीता मुज़तरिब दिखाई दे रही थी। शायद उसके इज़राब का सबब ये था कि वो जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने का कोई काबिल अमल तरीका तलाश कर लेना चाहती हो। कुछ देर बाद कैथी बरोन ने नकीता की अदम दिलचस्पी महसूस कर ली। ओह माफ करना, मैंने तुम लोगों को जनरल के साथ जाने से इसलिए रोका था कि तुम्हें आराम करने का मौका मिल जाए, मगर मैं खुद ही तुमसे बातें करने बैठ गई। चलो तुम लोग जाकर आराम करो, दोपहर के खाने पर मुलाकात होगी। कैसी बातें कर रही हो कैथी? मैंने कहा, तुमसे बातें करके तो थकन दूर होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तहदीब पर थकन गालिब है। तुम्हारा क्या है? तुम तो आनी असाब के मालिक हो। अगर ये बात है तो मैं तहदीब को ख्वाबगाह तक छोड़ के वापिस आ रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा और नकीता को उठने का इशारा किया। तुम वापस आ जाओगे तो मैं बोर हो जाऊंगी, नकीता ने कहा और सोफे की पुश से गर्दन लगा ली। तहदीब बहुत थकी हुई है अली, तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। चलो जाओ, कैथी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। दोपहर के खाने पर मुलाकात होगी। मैंने नकीता को उठने का इशारा किया और हम दोनों उस ख्वाबगाह में चले आए जो टेरेस महल में हमारे लिए मखसूस की गई थी। मैं ब्रीफकेस उठाना नहीं भूला था। ये क्या हमाकत है? ख्वाबगाह में पहुंचते ही मैंने नकीता को डांटा। तुमने कैथी पर अपनी बेजारी क्यों जाहिर होने दी? ओह, मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी अली। उस कमबख्त जनरल टेरेस ने तो हर राह मसदूद कर दिया। हम शायद कुछ भी ना कर सके। ये सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी जगह तहजीब होती तो कितने वालियाना अंदाज में कैथी से मिलती? मैं जानती हूँ, नकीता ने बेबसी से कहा, लेकिन क्या करूँ, मंसूबा नाकाम होने के तसव्वुर ने मुझे मुज़दरिब कर दिया था। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगी, मैंने दांत पीस कर कहा। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि अगर कैथी बरोन या जनरल टेरेस पर हमारी असलियत जाहिर होगी तो टेरेस महल हमारे लिए चूहे दान बन जाएगा? मुझे अंदाजा है, नकीता ने भर्राई हुई आवाज में कहा। आइंदा मैं उन लोगों के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करूंगी। तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मोशी आवड़ ने तुम्हें मेरे साथ भेजकर गलती की है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। कह तो दिया कि आइंदा मोहतात रहूंगी, नकीता ने कहा। अब क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हारी नादानी पर मेरा खून खोल रहा है, मैंने वसीले लहजे में कहा। आखिर मोशी आवड़ ने क्या सोचकर तुम्हारी तारीफ में जमीनों आसमान एक कर दिए थे? ओहो, तुम तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, नकीता ने हंस कर कहा और मेरे नजदीक आकर मेरी गर्दन में अपनी मरमरी बाहें हमायल कर दी। हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है नकीता, मैंने उसके नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। ख्वाह शहजादा सायम हमारे हाथों से बचकर ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन हमारी शख्सियतें राज ही में रहनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो अली, मैं पहले ही अपनी गलती तस्लीम कर चुकी हूँ,
लेकिन तुम्हारी जहानत से मुझे तवक्को है कि तुम कोई ना कोई राह जरूर निकाल लोगे। जनरल टेरेस ने जो इंतजाम किए हैं उनके पेशे नजर तो कोई मौसर मंसूबा बनाना मुमकिन नजर नहीं आता। खुद को जाहिर किए बगैर शहजादा साइम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो क्या वज़ारा खारजा की ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी? नकीता ने मुझसे हाथ छुड़ाते हुए मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। बज़ाहिर तो यही मालूम होता है, मैंने कहा। मेरे लहजे में भी तशवीश थी। इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद का लाजमी मतलब अजीम तर इसराइल के क़याम की राह में रुकावट होगा, नकीता ने कहा। फिर अचानक चौंक कर बोली, यहाँ डेक्टाफोन तो पोशीदा नहीं होंगे। वैसे तो तुम लोगों की मालूमात बड़ी वसी है, लेकिन बाज़ औक़ात तुम बड़ी कम इल्मी पर मबनी बात कर जाती हो। तुम ठीक कह रहे हो, नकीता बुड़बुड़ाई। जनरल और कैथी तुम्हारे जानिसारों में से हैं, उनसे इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर यहाँ डेक्टाफोन पोशीदा होता तब भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, इसलिए कि मेरे पास ब्रीफ केस की शक्ल में डिवाइस मौजूद है। ओह वाकई, नकीता ने चौंक कर कहा। इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। अब तो हमें अपनी तवज्जो कोई ऐसा मंसूबा बनाने पर मरकूज करनी है जिस पर अमल करके शहजादा साइम का काम तमाम किया जा सके। उसका काम तमाम करना तो कोई मसला ही नहीं है अली। असल बात तो यह है कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल पर हमला किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि इस मामले में क्यों ना मोशी आवड़ से मशवरा कर लिया जाए। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है अली, लेकिन उससे कबल डेविड रियान से राब्ता कायम कर लो। मुमकिन है वो कोई मुफीद और काम की बात बता सके। उस रोज दोपहर के वक्त हम डेविड रियान के पास पहुंच गए। कैथी बनोन और जनरल टेरेस से इजाजत हासिल करना निहायत मुश्किल था। मैंने किसी न किसी तरह उससे 1 घंटे की इजाजत ले ही ली थी। जी मिस्टर अली, डेविड रियान ने हमें अपने ऑफिस में बिठाते हुए कहा। किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा? मैंने नकीता की तरफ देखा और उसने मेरा इशारा पाकर ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह बोलना शुरू कर दिया। डेविड रियान हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। बड़ी तशवीशनाक बातें बता रही हूँ। ऐसी सूरत हाल में भला मैं मशवरा क्या दे सकता हूँ? मेरा ख्याल तो पहले भी यही था कि मामला बराह रास्त मोशी आवड़ के गोश गुजार कर दिया जाए और फिर उनसे इस सिलसिले में कोई मशवरा तलब किया जाए।